बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका आज पार्ट 4 हम पढ़ेंगे। 4 स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पहला पॉइंट हमने पढ़ा। सेकंड में स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, थर्ड पॉइंट एनालाइज द प्रॉब्लम, ये वाले स्टेप्स। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था डिजाइन एल्गोरिथम, एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। फिफ्थ आज हम पढ़ेंगे राइट द प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कोडिंग का नाम भी दिया जाता है। और एक हाफ टॉपिक हम टच करेंगे टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। तो इससे पहले जो 4 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, 4 स्टेप्स जो हम पढ़ चुके हैं, वो समझ ले मैनुअल काम है। मैनुअल क्या कि अभी हमने कंप्यूटर को हाथ में नहीं लगाया, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कंप्यूटर पे हमने कोई काम नहीं किया। कैसे नहीं किया? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम मिले, जिसने सॉफ्टवेयर बनवाना है, जिसने प्रोग्राम बनवाना है, उस बंदे से मिले, उससे बातचीत की, उससे सारी डिटेल्स ली कि कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजें हमने शामिल करनी है, किन को स्किप करना है। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है। मैं लिखता जा रहा हूँ इस स्टेप में ये काम करना है, हाँ ये रिक्वायरमेंट्स है। फिर रिक्वायरमेंट्स में मैं बता रहा हूँ कि आपने जो मुझे बताया ये काम करना है। ऐसे भी अगर ये चीज बीच में शामिल कर ले तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता है, ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एनालाइज द प्रॉब्लम में प्रॉब्लम को मैं डिवाइड कर रहा हूं छोटे छोटे हिस्सों में। अभी कंप्यूटर पे मैंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया। एल्गोरिथम, ये भी डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है एल्गोरिथम। एक पेज के ऊपर, मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर हमने स्टेप फॉर्म में मैन्युअली लिख दिया। फ्लो चार्ट भी, ये भी अमूल मैनुअली पेजेस के ऊपर बनाया जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो काम है, ये सारा काम अभी तक मैनुअल हुआ है। अभी हमने कंप्यूटर पे कोई काम स्टार्ट नहीं किया। फिर 5वें स्टेप में राइट द प्रोग्राम, जिसे कोडिंग का भी नाम दिया जाता है। अब आकर हमने कंप्यूटर पे काम स्टार्ट करना है। पूरा वर्कआउट, पूरी प्लानिंग हमारे पास यहाँ तक हो चुकी है। पूरी प्लानिंग, जिस तरह बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग होती है ना, तो इसी तरह हमने इनिशियल सारी प्लानिंग कर चुके हैं। अब हमने बनाने का काम शुरू करना है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है। तो इसी तरह इनिशियल जितनी प्लानिंग थी वो यहाँ तक हमारी कवर हो गई। अब हमने कंप्यूटर पे कोडिंग करना शुरू करनी है। ये कोडिंग क्या है? ये जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का सेट जो कंप्यूटर को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एक प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज का, उसकी कोडिंग क्या होगी? प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा मैं दिखाता हूँ कि एक प्रॉब्लम है कि हमने डिस्प्ले करना है पाकिस्तान। स्क्रीन पे क्या नजर आए? पाकिस्तान। एक बिल्कुल छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूं। प्रोग्राम बनाए जिसमें स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करना हो? पाकिस्तान। तो बहुत सिंपल सी इसकी कोडिंग है। तो सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, डायरेक्टिव्स होते हैं,
टेस्ट इंक्लूड, मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की एक मिसाल दे रहा हूं। ये कोडिंग है, जितने भी वर्ड्स में बीच में लिख रहा हूं इन्हें कीवर्ड्स भी बोला जाता है। और सी लैंग्वेज के अंदर इसको डायरेक्टिव कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हेडर फाइल होती है, यहाँ से मेन इसको मेन फंक्शन का नाम दिया जाता है, यहाँ से प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है। अब प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रोग्राम स्क्रीन पे दिखाए पाकिस्तान। तो बड़ी सिंपल सी इसकी एक इंस्ट्रक्शन मैंने देनी है, प्रिंट एफ पाकिस्तान। अब ये कोडिंग जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसी को कहा जाएगा, यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो सामने मैंने कोडिंग की है। कोई भी प्रोग्राम जब बनता है उसमें इसी तरह से हर लैंग्वेज के मुख्तलिफ कीवर्ड्स होते हैं, हर लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मुख्तलिफ तरह की कोडिंग की जाती है। कोडिंग करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब ये क्या है, हमने डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे पाकिस्तान। जो इस प्रोग्राम को चलाएंगे ये कोडिंग फिर हमारे सामने नहीं आएगी, सिर्फ स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, पाकिस्तान। ये कंप्यूटर को एक तरह की इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, प्रिंट एफ आउटपुट दिखाओ, स्क्रीन पे दिखाओ, क्या दिखाओ, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो जो ही इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे स्क्रीन पे नजर आएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान लिखा हुआ हमें सामने नजर आ जाएगा। तो हर इसकी मुख्तलिफ कोडिंग होती है। ये कीवर्ड अगर बड़ा प्रोग्राम है तो उसके रूल्स हैं, पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, अगर वेरिएबल्स को कोई वैल्यूज देना चाह रहे हैं तो फिर इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कोई प्रोसेसिंग वाले कोई फार्मूले वगैरह हैं तो फिर हम फार्मूले लगाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर आउटपुट कैसे लेते हैं, वो पूरी एक सीक्वेंस है। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस कैसी हैं। अब ये एक इंस्ट्रक्शन है, प्रिंट एफ पाकिस्तान, यही कोडिंग में शामिल होगी, ये भी एक तरह की हिदायत में शामिल है, ये वाली इंस्ट्रक्शंस है, ये सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगी। तो हमने कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी भी प्रॉब्लम को हल करना है, कंप्यूटर पे जब बात आएगी तो मेन हमारा काम यहाँ से कोडिंग से स्टार्ट होगा। हमने किसी लैंग्वेज को यूज करना है जिस लैंग्वेज में हम एक्सपर्ट हैं, हम माहिर हैं, हम उस लैंग्वेज को यूज करके जो प्रॉब्लम हमने हल करना है उसके मुताबिक हम इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे, कंप्यूटर को हिदायत हम देते जाएंगे। ये जो हम सुनते रहते हैं ना, कंप्यूटर हमारी हिदायत के मुताबिक काम करता है। वो ये हिदायत नहीं है कि हम ऑन करेंगे तो कंप्यूटर ऑन होगा, हम ऑफ करेंगे तो कंप्यूटर ऑफ होगा, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये जो प्रोग्रामर कोडिंग देकर कंप्यूटर को बात समझाता है कि फला ऑप्शन पे टच करोगे तो ये काम होगा, फला ऑप्शन पे टच करोगे, क्लिक करोगे तो ये काम होगा, ये होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसी को हम कहेंगे ये कोडिंग है, राइट द प्रोग्राम। कोडिंग जिस नेचर का, जिस तरह का प्रोग्राम होगा उसी तरह की कंप्यूटर को हिदायत दी जाती है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट है, राइट द प्रोग्राम, जैसे कोडिंग का नाम दिया जाता है। कोडिंग करने के बाद कोई भी चीज जब बनती है तो उसको पहले वेरीफाई किया जाता है, उसको पहले चेक भी किया जाता है। सर सफीर ने अगर मुझे कहा कि आप ऐप बना कर दें, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने कोडिंग कर ली, कंप्लीट सारी कोडिंग कर ली, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बच्चा अगर 8:30 तक अटेंडेंस नहीं लगाता उसके घर में मैसेज चला जाए, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने क्या करना है, मैं चेक करूंगा फेक डाटा, सैंपल डाटा एंटर करके क्या वाकई ही अगर अटेंडेंस नहीं लगा रहा तो उसके बच्चे का जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया क्या वाकई उस पे मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा। तो फिर छठे स्टेप में हम कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। इस
कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो टर्म्स का पता होना चाहिए। सबसे पहली टर्म है व्हाट इज बग। ये बग क्या होते हैं? प्रोग्राम में कोडिंग के दौरान जब हम प्रोग्राम की कोडिंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोडिंग सामने लिखी है, ये स्टेटमेंट गलत लिख दी, ये वाली स्टेटमेंट मैंने गलत लिख दी, तो ये जो एरर हमारे सामने आया, एरर जो गलती हमसे हुई, वो बग्स कहलाएंगे। अब इसके रूल है कि फॉर एग्जांपल हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन आता है, मैंने यहां पर सेमीकोलन नहीं लगाया तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, प्रोग्राम हमें आउटपुट नहीं देगा। जब तक प्रोग्राम की कोडिंग में कोई ना कोई गलती बाकी रहेगी, प्रोग्राम हमें आउटपुट नहीं देगा। तो हमने क्या करना है, हमने प्रोग्राम को जब आउटपुट नहीं दे रहा तो हमने कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग करनी होती है। हम इसको थॉरोली पढ़ेंगे। अगर वैसे तो ट्रांसलेटर, बहुत सारे एरर्स ऐसे हैं जो ट्रांसलेटर हमें बता देता है। ट्रांसलेटर का टॉपिक 9 में हम पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी भी हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो उस पर मजीद मैं बहस नहीं करूंगा, वो पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं। ट्रांसलेटर हमें बता देता है कि फलां लाइन पे फलां स्टेटमेंट में एरर है, लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनको लॉजिकल एरर्स कहते हैं, वो ट्रांसलेटर हमें डिटेक्ट करके नहीं बताता, तो हमें पूरा फिर प्रोग्राम पढ़ना पड़ता है। तो एरर सामने आ गया, ट्रांसलेटर ने हमें बता दिया इस स्टेटमेंट में एरर है, अब हम इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कहां पर, फिर पता चला इसके एंड पे सेमीकोलन लगना चाहिए था जो हमने नहीं लगाया। तो ये वाले जो एरर्स हैं, इन्हीं एरर्स को बग्स कहते हैं। एरर बहुत सारे हो सकते हैं, ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, किसी की स्पेलिंग हम गलत लिख के तो एरर आ गया, या एरर ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां पर एक सिंबल लगाना था ग्रेटर देन का, हम सिंबल गलती से लगा के लेस देन का, कहीं पर कोई फार्मूला लगा रहे हैं वहां पर प्लस का सिंबल लगाना था, हम गलती से माइनस का सिंबल लगा गए, या कोई ऐसी फाइल हम ढूंढने की, एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूं, या ग्रांड टाइम एरर में भी आएगी, कोई ऐसी फाइल हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो मौजूद ही नहीं है, तो फिर भी एरर जनरेट होगा। तो कोडिंग के दौरान जो भी एरर्स आएंगे उन्हें बग का नाम दिया जाता है। प्रोग्राम की कोडिंग के दौरान जो भी एरर सामने आते हैं, जो भी गलतियां सामने आती हैं, उन गलतियों को नाम दिया जाता है बग्स का। सेकंड टर्म है डीबगिंग। डीबगिंग क्या है कि प्रोग्राम में इन एरर्स को ढूंढकर इन्हें रिमूव करना डीबगिंग कहलाता है। अब मैंने बताया कि अगर प्रोग्राम में एरर्स होंगे, अगर प्रोग्राम में बग्स होंगे, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नहीं चलेगा, वो हमें आउटपुट नहीं देगा। तो हमने फिर क्या करना है, टेस्टिंग में हमें बग्स का पता चल गया कि ये एरर है, फला फला गलतियां हैं, हमने फिर डीबगिंग करनी है। डीबगिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। द प्रोसेस ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द प्रोसेस of detecting and removing errors, bug भी लिख सकते हैं, errors or bugs from program is called debugging। तो जब भी कोडिंग करने के बाद प्रोग्राम हमें आउटपुट ना दे तो हम यही कहेंगे कि आउटपुट इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि प्रोग्राम में एरर्स हैं, प्रोग्राम में बग्स हैं। तो हमने फिर डीबगिंग करनी है। डीबगिंग में हम क्या करेंगे, कुछ एरर्स ऐसे हैं जो ट्रांसलेटर हमें बता देगा, वो तो फिर ढूंढना आसान है। मसलन मैं बता देता हूँ कि ये एरर है, यहाँ पर गलती हुई है, तो फिर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये सामने लिख दूं और आपको कह दूं इसमें से एरर ढूंढे, तो फिर तो ढूंढना मुश्किल है। तो ऐसे एरर्स जो ट्रांसलेटर हमें बता देता है उनको रिमूव करना तो आसान है, लेकिन कुछ
कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसलेटर हमें नहीं बताता, तो उनको फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। आप इंग्लिश का एक ऐसे लिखते हैं, नेक्स्ट हमारा इसी से टेस्ट एंड डीबग के रिलेटेड जो टॉपिक है उसकी भी एक साथ थोड़ी सी आपको मैं बताता चलूं। जो टाइप्स ऑफ बग्स है कि अगर आप एक ऐसे लिखते हैं इंग्लिश का, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी और मैं बता देता हूँ अंडरलाइन करके ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट करें। आप फौरन बुक निकाल कर करेक्ट स्पेलिंग देकर उसे करेक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये तुम्हारा जो ऐसे तुमने लिखा है इसमें 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इन्हें ढूंढो, तो तुम क्या करोगे? फिर एक एक लाइन एक एक वर्ड को पढ़ोगे, क्योंकि मैंने बताया तो नहीं है कौन से एरर है, तो उन एरर्स को फिर ढूंढना मुश्किल है। तो कुछ एरर्स ऐसे हैं जिन्हें ढूंढना हमारे लिए आसान है। कैसे आसान है? ट्रांसलेटर हमें खुद बता देता है फला लाइन पे एरर है, फला एरर का कोड है, तो हम आसानी से उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे हैं जिनका ट्रांसलेटर हमें नहीं इन्फॉर्म करता, नहीं बताता, तो फिर उनको थारोली पूरा प्रोग्राम शुरू से एंड तक पढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो एरर्स मिलते हैं। तो ऐसे एरर्स को डिटेक्ट और रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर बग्स और डीबगिंग ये आपकी दो टर्म्स है। एक और इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है टाइप्स ऑफ एरर पढ़ने से पहले हम वो भी पढ़ लेते हैं। सिंटैक्स, व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स भी इसे कह सकते हैं, सिंटैक्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस होती है कि हर प्रोग्राम को हर जो भी लैंग्वेजेस है, मसलन मैंने ये सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखा, इसमें मैंने एक रूल बताया एक छोटा सा कि हर स्टेटमेंट के एंड पे, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाया जाता है, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाया जाता है। ये एक रूल है। जिस तरह इंग्लिश की ग्रामर क्या है? ग्रामर में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि पास्ट की कोई बात करनी है तो उसमें सेंटेंस कैसे लिखना है, प्रेजेंट की बात करनी है तो उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है। जिससे वो ग्रामर आ गई है, जिससे वो रूल्स आ गए हैं सारे, वो इंग्लिश बोल सकता है, लिख सकता है, उसे समझ ले, इंग्लिश आ गई। इसी तरह कंप्यूटर की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, चाहे बेसिक है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि इन रूल्स के मुताबिक प्रोग्राम बनेगा। उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंटैक्स कहते हैं। द ग्रामेटिकल रूल्स, द ग्रामेटिकल रूल्स फॉर राइटिंग a program are called syntax। कि प्रोग्राम राइट करने के जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अब बेसिक लैंग्वेज आपने जो पढ़नी है चैप्टर नंबर 2 से, उसके सारे वो स्टार्ट हो जाएंगे टॉपिक। उस लैंग्वेज में भी कुछ रूल्स है, मैं आपको एक दो रूल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक लाइन पे दो स्टेटमेंट लिखनी है, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, इन दोनों को टर्मिनेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कॉलन यूज करते हैं। तो इट मींस बेसिक लैंग्वेज में जहां पर भी हमें कॉलन का सिंबल नजर आएगा तो उसका ये मतलब होगा कि ये एक लाइन पे दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। फिर इसका एक रूल है कि हर लाइन स्टार्ट होगी, एक लाइन नंबर दिया जाता है। कोई भी स्टेटमेंट जो हमने लिखनी है उसकी बैक साइड में हमें कोई ना कोई एक लाइन नंबर देना पड़ेगा, तो ये भी उसका एक रूल है। तो इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को सिंटैक्स कहते हैं। अब बेसिक लैंग्वेज के अंदर रूल्स हैं, प्रोग्रामिंग करने के रूल्स हैं। अगर हम इन रूल्स को सीख लेंगे तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग बड़ी आसान हो जाएगी। जिस तरह इंग्लिश का मैंने बताया कि रूल को हम सीख ले तो फिर इंग्लिश बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसी तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लेंगे तो हमारे लिए
उसमें कोडिंग करना, उसमें काम करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हमें रूल्स नहीं पता तो जिस तरह रूल्स के बगैर इंग्लिश भी नहीं बोल सकते, कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते, बोल भी नहीं सकते, उसके लिए हमें ग्रामर पढ़नी पड़ती है। इसी तरह कोई भी प्रोग्राम हम नहीं बना सकते। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें जो बंदा एक्सपर्ट होगा वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जानता होगा, उसका सिंटैक्स जानता होगा। और अगर रूल्स की हम वायलेशन करेंगे, वायलेशन कैसे यार, लाइन से पहले लाइन नंबर देना पड़ता है, स्टेटमेंट से पहले अगर हम लाइन नंबर नहीं देते एरर आ जाएगा, सिंटैक्स की वायलेशन हुई है, एरर आ जाएगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, प्रोग्राम हमें आउटपुट नहीं देगा। यहाँ पर सेमी का कॉलन लगाना चाहिए था, हमने नहीं लगाया, या दो वेरिएबल्स के नाम आ गए उनको सेपरेट कामा से करना था, हमने यहाँ पर कामा नहीं लगाया, रूल की वायलेशन हुई है, प्रोग्राम हमें आउटपुट नहीं देगा। तो ये बात आप ज़हन में रखें कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको जो बंदा सीख लेगा वही उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, वही उसमें प्रोग्रामिंग कर सकता है। लेकिन अगर उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता तो वो उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, उसमें बहुत ज्यादा गलतियां करेगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो टेस्ट एंड डीबग के अंदर आएंगी। अब एरर की टाइप्स है, लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर इस पॉइंट से बनता है टेस्ट एंड डीबग का प्रोग्राम में। What are different types of errors and which errors are most difficult to find and remove? Errors की types कितनी है और कौन से ऐसे errors हैं जिनको डिटेक्ट और रिमूव करना बहुत मुश्किल काम है। तो आज इसकी पहली टाइप मैं पढ़ाऊंगा सिंटैक्स एरर, लॉजिकल और रन टाइम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सिंटैक्स एरर क्या है? अभी मैंने बताया, एक्सप्लेन किया सिंटैक्स किसे कहते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन को। अब इंग्लिश का एक रूल है कि सेंटेंस खत्म होने पे आगे फुल स्टॉप लगाना है। अगर हम सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाते, इसका मतलब कोई एरर हो गया, हमसे कोई ना कोई एरर हो गया। अगर हम सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगा रहे तो इसका क्या मतलब है कि हमसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, हम जब लिखते हैं तो हमें बोर्ड में उसके नंबर भी नहीं मिल सकते। बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं या टेस्ट वगैरह उनमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो हमें उसके मार्क्स नहीं मिलते, वो क्रॉस कर दिया जाता है। कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो एंड में क्वेश्चन मार्क हमने लगाना है, किसी फीलिंग को शो किया जा रहा है तो एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने लगाना है। तो अगर हम ये सारे मिस कर जाते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हमारा सेंटेंस ठीक नहीं है। इसी तरह सिंटैक्स का भी मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करने के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सिंटैक्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करने के, प्रोग्राम बनाने के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो सिंटैक्स एरर क्या होगा अगर हम इन रूल्स की प्रोग्राम के अंदर वायलेशन करेंगे तो जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर होगा। अगर हम प्रोग्रामिंग करते वक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स की वायलेशन करेंगे, रूल से हटकर कोई काम करेंगे तो एक एरर हमारे सामने आएगा, जो एरर क्या कहलाएगा, सिंटैक्स एरर। अब रूल क्या है, मैंने बताया इनको सेपरेट करने के लिए कामा हमने लगाना है। तो कामा अगर हमने नहीं लगाया तो एरर आ गया। कौन सा एरर? सिंटैक्स एरर। एक लाइन पे दो स्टेटमेंट लिखनी है, बीच में दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने कॉलन यूज करना है। तो अगर हमने कॉलन यूज नहीं किया, दो स्टेटमेंट तो लिख दी है एक लाइन में लेकिन कॉलन का सिंबल यूज नहीं किया, तो एक रूल है कि हमने दो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए कॉलन यूज करना है। तो हमने यहाँ पर कॉलन का सिंबल यूज नहीं किया तो जो एरर सामने आएगा वो सिंटैक्स एरर होगा। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है, फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है आउटपुट लेने के लिए प्रिंट, PRINT।
हम इसकी स्पेलिंग गलत लिख जाते हैं, हम लिख जाते हैं पिंट, PINT। तो की वर्ड को भी अगर हम मिसस्पेल करेंगे तो फिर भी जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, टेस्ट एंड डीबग का पार्ट 1 हमने किया। इसमें एरर की एक टाइप पढ़ी और ये 3 टर्म्स हमने पढ़ी। कल इंशाल्लाह मजीद इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। इसमें एरर्स की जो 2 टाइप्स हमारी रहेंगी, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, वो पढ़ेंगे। और कल इस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इंशाल्लाह टॉपिक को क्लोज करने की मैं ट्राई करूंगा, अगर टाइम के अंदर ये सारा हो गया तो कल तक